नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की खास चर्चा में। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या पर बात करने जा रहे हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है, सिकल सेल एनीमिया। जी हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। हमारी जानकारी का आधार लामेडिसी मॉडर्न नाम का एक चिकित्सा पाठ है और हमारी कोशिश रहेगी कि इस कह सकते हैं जटिल आनुवांशिक बीमारी को आसान भाषा में समझें। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। तो क्या है ये बीमारी, शरीर पर इसका क्या असर होता है और इसका पता कैसे चलता है, इसके साथ जीने के क्या तरीके हैं, ये जानना भी दिलचस्प है कि ये दुनिया की सबसे आम जेनेटिक बीमारियों में से एक है। हर साल लाखों बच्चे इसके साथ पैदा होते हैं। तो चलिए गहराई से समझते हैं इसे। जरूर। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सिकल सेल एनीमिया, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये खून से जुड़ी एक जेनेटिक मतलब आनुवांशिक बीमारी है। बिल्कुल सही। हमारे खून में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। हाँ, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ले जाने वाला। हाँ, वही। इसका मुख्य काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाकर पूरे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाना। जो सामान्य हीमोग्लोबिन होता है, जिसे हम HbA कहते हैं, वो इन लाल रक्त कोशिकाओं को गोल और कह सकते हैं लचीला बनाए रखता है, ताकि वो आसानी से कहीं भी आ जा सके। हाँ, ताकि वे पतली से पतली खून की नली से भी आराम से निकल जाएं। और सिकल सेल में गड़बड़ कहाँ होती है फिर? सिकल सेल एनीमिया में होता यह है कि हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन में एक छोटा सा बदलाव आ जाता है, एक म्यूटेशन। म्यूटेशन। जी, म्यूटेशन। इस बदलाव की वजह से एक अलग और एक असामान्य किस्म का हीमोग्लोबिन बनता है, जिसे हीमोग्लोबिन S या HbS कहते हैं। अच्छा, HbS। और दिक्कत तब शुरू होती है जब शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है। ऐसी स्थिति में ये HbS अणु आपस में चिपकने लगते हैं, जुड़कर लंबी सख्त छड़ें जैसी संरचना बना लेते हैं। और इन छड़ों की वजह से लाल रक्त कोशिकाएं अपना गोल आकार खो देती हैं और टेढ़ी होकर हंसिए या दराती जैसी दिखने लगती हैं, सिकल शेप। अच्छा, तो ये सिकल शेप यहीं से आया, समझ गई। और ये बीमारी फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाती है? ये विरासत में कैसे मिलती है? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव तरीके से मिलती है। ऑटोसोमल रिसेसिव, थोड़ा समझाएंगे इसे? हाँ, मतलब आसान शब्दों में कहें तो किसी को ये बीमारी होने के लिए उसे अपनी माँ और अपने पिता दोनों से ही वो बदला हुआ यानी S वाला जीन मिलना जरूरी है। SS होना चाहिए दोनों से। अच्छा, और अगर सिर्फ एक ही पेरेंट से मिले तो? मान लीजिए माँ से मिला, पिता से नहीं। अगर किसी को एक सामान्य जीन यानी A और एक बदला हुआ जीन S मिलता है, मतलब SA, तो उसे सिकल सेल ट्रेट वाला कहते हैं। सिकल सेल ट्रेट। हाँ, ऐसे लोगों में आमतौर पर बीमारी के लक्षण नहीं होते या फिर कभी-कभी बहुत ही हल्के लक्षण दिखते हैं। उन्हें स्वस्थ वाहक या कैरियर भी कह सकते हैं। कैरियर मतलब वो बीमारी फैला सकते हैं पर खुद बीमार नहीं होते। फैलाने का मतलब है कि वो जीन अगली पीढ़ी में दे सकते हैं। उनके शरीर में दोनों तरह का हीमोग्लोबिन बनता है, सामान्य HbA भी और बदला हुआ HbS भी। अच्छा। और मजेदार बात यह है, मतलब जेनेटिक्स के हिसाब से, कि अगर माता पिता दोनों ही वाहक हैं यानी दोनों ऐसे हैं, तो हर प्रेगनेंसी में 25% संभावना होती है कि बच्चे को दोनों S जीन मिले और उसे सिकल सेल एनीमिया SS हो। 50% संभावना होती है कि बच्चा भी वाहक ऐसे हो और 25% संभावना कि बच्चा बिल्कुल सामान्य AA हो। ओह, तो ये संभावना हर प्रेगनेंसी में रहती है? जी हाँ, हर बार। इसीलिए शायद इसे दर्द की बीमारी भी कहते हैं, है ना? क्योंकि इसके लक्षण काफी तकलीफदेह होते हैं। ये लक्षण कब दिखना शुरू होते हैं? जन्म से? नहीं, जन्म से तुरंत नहीं। आमतौर पर लक्षण जन्म के कुछ महीनों बाद करीब 5-6 महीने की उम्र से दिखना शुरू हो सकते हैं। और हाँ, दर्द इसका एक मुख्य लक्षण है, इसलिए ये नाम पड़ा है। बच्चों के विकास में भी थोड़ी देरी हो सकती है इसकी वजह से, क्योंकि ये जो सिकल के आकार की कोशिकाएं हैं, ये बहुत जल्दी टूट जाती हैं। अच्छा। दूसरी समस्या है इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाना। इन्फेक्शन, वो क्यों? उस पे अभी आते हैं। और तीसरी और शायद सबसे जानी मानी समस्या है वासो ओक्लूसिव संकट। वासो ओक्लूसिव संकट, ये क्या होता है? सुनने में काफी गंभीर लग रहा है। हाँ, ये सबसे आम और सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज है सिकल सेल एनीमिया में। आप ऐसे समझिए कि खून की बहुत बारीक नलियां, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं, पूरे शरीर में फैली हुई हैं। जब ये हंसिए के आकार की सख्त कम लचीली कोशिकाएं इन पतली नलियों से गुजरने की कोशिश करती हैं, तो वे वहां फंस जाती हैं। फंस जाती हैं, जैसे ट्रैफिक जैम? बिल्कुल, बिल्कुल ट्रैफिक जैम जैसा। और जब ये कोशिकाएं रास्ता रोक देती हैं, तो खून का बहाव आगे नहीं हो पाता। ओह।
और जब खून आगे नहीं बढ़ेगा तो उस हिस्से के ऊतकों यानी टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। इसी ऑक्सीजन की कमी को इस्कीमिया कहते हैं। और इसी से दर्द होता है? हाँ, इसी इस्कीमिया की वजह से बहुत तेज दर्द उठता है, खासकर हड्डियों में, पेट में, छाती में, जोड़ों में। ये दर्द बहुत गंभीर हो सकता है। और अगर ये रुकावट ज्यादा देर तक रहे तो? अगर ये रुकावट ज्यादा देर बनी रहे और ऑक्सीजन बिल्कुल न मिले तो वो ऊतक मर भी सकते हैं। इसे नेक्रोसिस कहते हैं। सिकल सेल के मरीजों को जो बार बार अचानक अस्पताल जाना पड़ता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही दर्दनाक वाजो ओक्लूसिव संकट होते हैं। ये तो बहुत भयानक है। और क्या कोई खास वजह होती हैं जिनसे ये संकट शुरू हो सकते हैं? मतलब कोई ट्रिगर? हाँ, कई चीजें हैं जो इन्हें ट्रिगर कर सकती हैं या भड़का सकती हैं। जैसे मौसम में अचानक बदलाव, खासकर ज्यादा ठंड लगना। ठंड? जी। इसके अलावा कोई शारीरिक या मानसिक तनाव, स्ट्रेस, शरीर में पानी की कमी हो जाना यानी डिहाइड्रेशन। पानी की कमी भी? हाँ, बहुत जरूरी है हाइड्रेटेड रहना। फिर ऊंचाई वाली जगहों पर जाना जहां हवा में ऑक्सीजन कम होती है। अच्छा, हाई एल्टीट्यूड। बिल्कुल। या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाना जैसे सर्दी, जुकाम या कोई और बीमारी। ये सब संकट को बुलावा दे सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कई बार किसी खास संकट का कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाता, वो बस हो जाता है। दर्द के अलावा और क्या अचानक होने वाली दिक्कतें हो सकती हैं? आपने कुछ और भी बताया था? हाँ, छोटे बच्चों में, खासकर 2.5 साल से कम उम्र के बच्चों में एक और चीज दिखती है। उनके हाथों और पैरों की उंगलियों में अचानक सूजन आ जाती है और दर्द होता है। उंगलियों में सूजन? हाँ, इसे हैंड फुट सिंड्रोम या डेक्टाइलाइटिस कहते हैं। ये अक्सर बीमारी का पहला लक्षण होता है जो माँ बाप नोटिस करते हैं। ये आमतौर पर कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन काफी तकलीफ देता है बच्चे को। फिर एक और बहुत गंभीर स्थिति है जिसे एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम कहते हैं। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम? जी, ये जानलेवा भी हो सकती है। इसमें सीने में तेज दर्द होता है, बुखार आता है, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और एक्सरे में फेफड़ों में निमोनिया जैसे धब्बे, इन्फिल्ट्रेट दिखते हैं। ये क्यों होता है? ये अक्सर किसी वैसो ऑक्लूसिव संकट के बाद फेफड़ों में खून का बहाव रुकने या इन्फेक्शन की वजह से होता है और दुर्भाग्य से सिकल सेल के मरीजों में मौत का ये एक बड़ा कारण है। ओह, आपने शुरू में अनीमिया का भी जिक्र किया था, खून की कमी। क्या ये हमेशा एक जैसी रहती है या ये भी अचानक से बिगड़ सकती है? अच्छा सवाल है। देखिए, सामान्य लाल रक्त कोशिकाएं करीब 120 दिन तक जिंदा रहती हैं, लेकिन ये जो सिकल के आकार की कोशिकाएं हैं, ये बहुत नाजुक होती हैं और सिर्फ 10 से 20 दिन में ही टूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। सिर्फ 10-20 दिन? हाँ, इसीलिए शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया तो लगातार बनी ही रहती है। इसे क्रोनिक हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। लेकिन हाँ, कभी-कभी ये एनीमिया अचानक बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। वो कैसे? इसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। एक है स्प्लेनिक सीक्वेस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी लाल रक्त कोशिकाएं, खासकर सिकल कोशिकाएं, अचानक प्लीहा यानी स्प्लीन में जाके फंस जाती हैं। स्प्लीन में? हाँ, इससे स्प्लीन तेजी से बड़ी हो जाती है और खून में हीमोग्लोबिन का स्तर खतरनाक रूप से नीचे गिर जाता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, खासकर छोटे बच्चों में। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है अप्लास्टिक संकट। ये तब होता है जब बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, जहां खून की कोशिकाएं बनती हैं, वो अचानक लाल रक्त कोशिकाएं बनाना लगभग बंद कर देता है। बनाना ही बंद? क्यों? ये अक्सर एक खास वायरस, पार्वोवायरस B19 के इन्फेक्शन की वजह से होता है। चूंकि सिकल सेल में कोशिकाएं वैसे ही जल्दी नष्ट हो रही होती हैं, अगर नई बननी भी बंद हो जाएं, तो एनीमिया बहुत तेजी से गंभीर हो जाता है। ये भी जानलेवा हो सकता है। बाप रे, अब समझ आया कि इन्फेक्शन का खतरा क्यों बढ़ जाता है। आपने स्प्लीन का जिक्र किया, क्या इन्फेक्शन में भी स्प्लीन का कोई रोल है? बिल्कुल है। स्प्लीन हमारे इम्यून सिस्टम का, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक जरूरी हिस्सा है। ये खून को फिल्टर करती है और कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया, जिनके ऊपर एक कैप्सूल होता है, उनसे लड़ने में मदद करती है। अच्छा। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि स्प्लीन में खून के बहाव में बार बार रुकावट आने से, वही वासो ओक्लूजन, स्प्लीन को धीरे धीरे नुकसान पहुंचता है और बचपन में ही वो ठीक से काम करना बंद कर देती है। काम करना बंद कर देती है? हाँ, इसे फंक्शनल एस्प्लीनिया कहते हैं। मतलब स्प्लीन शरीर में है तो पर अपना काम नहीं कर पा रही, और जब स्प्लीन काम नहीं करती तो न्यूमोकोकस, जो निमोनिया और मेनिंजाइटिस करता है, और मेनिंगोकोकस, जो मेनिंजाइटिस करता है, जैसे खतरनाक बैक्टीरिया से गंभीर इन्फेक्शन होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सिकल सेल वाले बच्चों को बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स और खास टीके दिए जाते हैं।
ओ, ये तो बहुत ज़रूरी जानकारी है। और एक और गंभीर चीज़ जो मैंने पढ़ी थी वो है स्ट्रोक का खतरा। क्या ये भी होता है, खासकर बच्चों में? दुर्भाग्य से हाँ, स्ट्रोक भी सिकल सेल एनीमिया की एक गंभीर जटिलता है। करीब 10% मरीज 18 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले स्ट्रोक का अनुभव करते हैं। 10%? ये तो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, बच्चों में ये ज्यादातर इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, मतलब दिमाग की किसी नस में खून का बहाव सिकल कोशिकाओं के फंसने से रुक जाता है। जबकि वयस्कों में ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक यानी हेमोरेजिक स्ट्रोक का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। स्ट्रोक से दिमाग को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। ये तो हुई वो दिक्कतें जो अचानक आती हैं, लेकिन क्या लंबे समय में धीरे धीरे भी ये बीमारी शरीर पर बुरा असर डालती है? कुछ क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस? हाँ, बिल्कुल। ये बीमारी सिर्फ अचानक आने वाले संकटों तक ही सीमित नहीं है। लगातार चलने वाली इन समस्याओं के कारण समय के साथ कई पुरानी जटिलताएं यानी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस भी विकसित हो सकती हैं। जैसे कि? जैसे बच्चों का शारीरिक विकास धीमा हो सकता है, उनका कद और वजन अपनी उम्र के हिसाब से कम रह सकता है। यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी आने में भी देरी हो सकती है। पोषण संबंधी कमियां भी हो सकती हैं, जैसे फोलेट नाम की विटामिन की कमी। क्योंकि शरीर को लगातार नई लाल रक्त कोशिकाएं बनानी पड़ती हैं, तो फोलेट की जरूरत बढ़ जाती है। और फिर? शरीर के अलग अलग अंगों को धीरे धीरे स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। किन अंगों को? कई अंगों को, जैसे दिल पर बोझ पड़ सकता है, फेफड़ों में प्रेशर बढ़ सकता है जिसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, लिवर और किडनी पर असर पड़ सकता है, उनकी कार्यक्षमता कम हो सकती है। आंखों पर भी असर होता है? हाँ, आंखों के पर्दे यानी रेटिना की खून की नलियों को नुकसान पहुंच सकता है, जिसे रेटिनोपैथी कहते हैं। इससे नजर कमजोर हो सकती है। हड्डियों के कुछ हिस्सों में खून का बहाव कम होने से वो गलने लगती हैं। इसे एसेप्टिक ऑस्टियोनेक्रोसिस कहते हैं। ये कूल्हे या कंधे के जोड़ में ज्यादा होता है और इससे लगातार दर्द रहता है। पैरों में घाव होने की बात भी सुनी है। हाँ, कुछ मरीजों में खासकर टांगों के निचले हिस्से में ऐसे घाव, लेग अल्सर, बन जाते हैं जो बहुत मुश्किल से भरते हैं और सालों तक रह सकते हैं। और कुछ लोगों को बिना किसी वाजो ओक्लूसिव संकट के भी लगातार दर्द महसूस होता रहता है, जिसे क्रॉनिक पेन या कभी-कभी न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। तो आप देख सकती हैं, ये वाकई एक सिस्टमिक बीमारी है जो सिर से लेकर पैर तक शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित कर सकती है। वाकई। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये सारी गड़बड़ उस एक बदले हुए हीमोग्लोबिन HbS की वजह से हो रही है। बिल्कुल, सारी कहानी वहीं से शुरू होती है। कम ऑक्सीजन की स्थिति में HbS अणुओं का आपस में जुड़ना, जिसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं, उससे लाल रक्त कोशिका का आकार हंसिए जैसा हो जाना पैदा होती हैं। एक तो ये बहुत नाजुक होती हैं और जल्दी टूट जाती हैं, जिससे अनीमिया होता है। दूसरा, ये सख्त और कम लचीली होती हैं, इसलिए छोटी खून की नलियों में फंस जाती हैं, जिससे खून का बहाव रुकता है, दर्द होता है, इस्कीमिया होता है और धीरे धीरे अंगों को नुकसान पहुंचता है। और तीसरा, ये सिकल कोशिकाएं खुद खून की नलियों की अंदरूनी परत, जिसे एंडोथेलियम कहते हैं, उसको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे सूजन और खून के थक्के बनने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये सब मिलकर बीमारी की जटिलताओं को और बढ़ाते हैं। समझ गया। अच्छा, क्या ये बीमारी हर मरीज में एक जैसी ही गंभीर होती है या इसमें भी फर्क होता है? नहीं, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। हर व्यक्ति में इसकी गंभीरता बहुत अलग अलग होती है। कुछ लोगों में लक्षण बहुत हल्के होते हैं और उन्हें कभी कभारी दिक्कत होती है, जबकि कुछ लोगों को बार बार गंभीर संकट आते हैं और कई सारी जटिलताएं हो जाती हैं। ये फर्क क्यों होता है? क्या ये सिर्फ जीन पर निर्भर करता है? जीन तो मुख्य कारण है ही, लेकिन ये सिर्फ जीन पर ही निर्भर नहीं करता है। इसमें कई और कारक भी भूमिका निभाते हैं, जैसे कि पर्यावरणीय कारक। आप कहाँ रहते हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, तापमान, नमी, ऊंचाई, हवा कितनी साफ है, वायु प्रदूषण। और साथ ही सामाजिक और आर्थिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे गरीबी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कितनी आसान या मुश्किल है, पोषण का स्तर कैसा है, आसपास इन्फेक्शन कितने आम हैं। ये सब चीजें बीमारी की गंभीरता को प्रभावित कर सकती हैं। मतलब माहौल और सामाजिक स्थिति का भी असर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। विकसित देशों में भी अक्सर ये देखा गया है कि यह बीमारी उन समुदायों को ज्यादा प्रभावित करती है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में ज्यादा दिक्कतें आती हैं। कभी-कभी बीमारी से जुड़ा सामाजिक कलंक या नस्लवाद भी मरीजों और उनके परिवारों की मुश्किलें बढ़ा देता है, खासकर अगर वो प्रवासी या शरणार्थी हों। ये अहम पहलू है। अच्छा, अगर किसी को शक हो या परिवार में किसी को हो, तो इस बीमारी का पता कैसे लगाया जाता है? डायग्नोसिस कैसे होता है? इसका पता लगाना आजकल काफी सीधा है।
मुख्य रूप से खून की जांचों पर आधारित है। कौन सी खून की जांचें? सबसे पहले तो एक सामान्य ब्लड टेस्ट होता है, जैसे हीमोग्राम या कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी कहते हैं। इसमें आमतौर पर हीमोग्लोबिन का स्तर काफ़ी कम मिलता है, लगभग 6 से 8 जीडीएल के बीच, जबकि सामान्य स्तर 12-15 के आसपास होता है। एनीमिया दिखेगा। हाँ, और साथ ही रेटिकुलोसाइट्स नाम की नई लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई मिलती है, क्योंकि शरीर खून की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा कोशिकाएं बनाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर खून की एक बूंद को स्लाइड पर फैलाकर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। इसे ब्लड स्मीयर कहते हैं। इसमें सिकल के आकार की कोशिकाएं दिख सकती हैं, खासकर अगर खून में ऑक्सीजन कम करने वाला कोई केमिकल जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फाइट मिलाया जाए। अच्छा, और पक्की तौर पर पुष्टि कैसे होती है कि ये सिकल सेल ही है? पक्की पुष्टि के लिए एक खास टेस्ट होता है जिसे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, या फिर आजकल एक और उन्नत तकनीक HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस या HPLC? हाँ, ये टेस्ट खून में मौजूद अलग-अलग तरह के हीमोग्लोबिन को अलग करके उनकी मात्रा बता देते हैं। तो इनसे साफ पता चल जाता है कि व्यक्ति में HbS है या नहीं और कितना है। साथ ही अगर कोई और असामान्य हीमोग्लोबिन जैसे HbC, जिससे एक और तरह की सिकल सेल बीमारी होती है, मौजूद है, तो उसका भी पता चल जाता है। इनसे सिकल सेल एनीमिया SS और सिकल सेल ट्रेट SA के बीच का फर्क भी साफ हो जाता है। क्या जेनेटिक टेस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है? आमतौर पर निदान के लिए जेनेटिक टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रोफोरेसिस या HPLC काफी होते हैं। हाँ, कभी-कभी प्रसव पूर्व निदान के लिए यानी गर्भ में पल रहे बच्चे की जांच के लिए या बहुत जटिल मामलों में इसकी जरूरत पड़ सकती है। और जब किसी मरीज को संकट आता है, तो उस समय इन्फेक्शन की जांच करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसा हमने बात की, इन्फेक्शन अक्सर संकट को भड़का सकता है या उसके साथ हो सकता है। हाँ, ये जरूरी है। आपने प्रसव पूर्व निदान की बात की और पहले नवजात स्क्रीनिंग का भी जिक्र किया था, जन्म के समय ही जांच। ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। नवजात स्क्रीनिंग से जन्म के कुछ ही दिनों के अंदर बीमारी का पता चल जाता है। इसका क्या फायदा है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बचाव के उपाय बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे को बचपन से ही पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक देना शुरू कर दिया जाता है, ताकि उसे न्यूमोकॉकस जैसे खतरनाक इन्फेक्शन से बचाया जा सके। ओह, एंटीबायोटिक से बचाव। हाँ, और साथ ही माँ बाप को बीमारी के बारे में और आपात स्थिति में क्या करना है, इसकी शिक्षा दी जा सकती है। सभी जरूरी टीके समय पर लगवाए जा सकते हैं। इन सब कदमों से बचपन में होने वाली गंभीर जटिलताओं और मौतों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये स्क्रीनिंग अब हर जगह होती है? ये 1970 के दशक से उपलब्ध तो है, लेकिन इसे दुनिया भर में लागू करने में समय लगा है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई पश्चिमी देशों में अब ये लगभग सभी नवजात शिशुओं के लिए अनिवार्य हैं। फ्रांस ने भी हाल ही में जनवरी 2023 से इसे सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है। जिन देशों में ये बीमारी ज्यादा आम है, जैसे अफ्रीका और भारत के कई हिस्सों में, वहां भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच अभी भी सीमित हो सकती है। चलिए अब आते हैं इलाज और प्रबंधन पर। इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है? क्या इसका कोई पक्का स्थायी इलाज है? देखिए, वर्तमान में अगर हम पक्के इलाज की बात करें तो वो सिर्फ एक ही है, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जी, इसमें रोगी की अपनी बीमार बोन मैरो को दवाओं या रेडिएशन से खत्म करके किसी स्वस्थ व्यक्ति डोनर की बोन मैरो की स्टेम कोशिकाएं रोगी को दी जाती हैं। अगर यह सफल रहता है तो रोगी का शरीर सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने लगता है। ये कितना सफल होता है और क्या ये आसान है? नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं है। ये एक बहुत जटिल, जोखिम भरी और महंगी प्रक्रिया है। इसमें इन्फेक्शन, रिजेक्शन जैसी कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है एक उपयुक्त डोनर मिलना, जिसका HLA टाइप मरीज से मैच करता हो। सबसे अच्छा डोनर सगा भाई या बहन होता है, लेकिन हर किसी का मैचिंग सिबलिंग डोनर नहीं होता। बच्चों में इसकी सफलता दर काफी अच्छी है, लगभग 90% तक, अगर मैचिंग सिबलिंग डोनर मिल जाए। लेकिन जोखिमों और डोनर की कमी के कारण ये बहुत कम मरीजों के लिए ही एक विकल्प बन पाता है। तो अगर ट्रांसप्लांट एक विकल्प नहीं है, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए होगा, तो फिर रोजमर्रा में इस बीमारी को मैनेज कैसे किया जाता है? हाँ, ज्यादातर मरीजों के लिए प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य होता है लक्षणों को नियंत्रित करना, दर्दनाक संकटों को रोकना या कम करना, और जो जटिलताएं पैदा हो रही हैं उनका इलाज करना और उन्हें बढ़ने से रोकना। इसमें कई चीजें शामिल हैं। क्या क्या?
पहला तो है निवारक उपाय, मतलब उन चीजों से बचना जो संकट को भड़का सकती हैं। जैसा हमने पहले बात की, ज्यादा ठंड से बचना, शरीर में पानी की कमी ना होने देना, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ना जाना, इन्फेक्शन से अपना बचाव करना। फोलेट सप्लीमेंट लेने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि शरीर को लगातार नई कोशिकाएं बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है। हालांकि कुछ ताज़ा स्टडीज इसकी रूटीन जरूरत पर सवाल भी उठाती हैं, पर फिर भी ये आमतौर पर दिया जाता है। और सबसे जरूरी है टीकाकरण। निमोकोकस, मेनिंगोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हाइब और सालाना फ्लू का टीका लगवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन इन्फेक्शंस का खतरा ज्यादा होता है। और अगर कोई ऐसी जगह रहता है जहां मलेरिया आम है, तो मलेरिया से बचाव की दवाएं नियमित रूप से लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मलेरिया भी इन मरीजों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जीवन शैली में कुछ बदलाव करने से भी मदद मिलती है, कुछ आम आदतें। हाँ, कुछ सरल आदतें बहुत फर्क डाल सकती हैं। सबसे जरूरी, खूब सारा पानी पीना, दिन भर में कम से कम 1.5 से 2 लीटर। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड, दोनों से बचना। मौसम के हिसाब से सही कपड़े पहनना, खासकर ढीले ढाले सूती कपड़े। सांस के इन्फेक्शन वाले लोगों से दूरी बनाए रखना। बहुत ज्यादा मेहनत वाले काम या खेलकूद से बचना, जिससे सांस फूले या शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो। और जैसा कहा, 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर जाने से बचना या बहुत सावधानी बरतना। ठीक है। और जब दर्द का संकट आ ही जाए, मतलब वासो ओक्लूसिव क्राइसिस, हाँ, तब क्या किया जाता है, घर पर या अस्पताल में? ये निर्भर करता है कि दर्द कितना गंभीर है। अगर दर्द हल्का है तो कभी-कभी घर पर ही आराम करने, खूब सारा पानी या जूस पीने और सामान्य दर्द निवारक दवाएं जैसे पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन (NSAID) लेने से काम चल जाता है। गर्म पानी की बोतल से सिकाई करने से भी कुछ लोगों को आराम मिलता है। और अगर दर्द ज्यादा हो तो? अगर दर्द गंभीर है या घर पर काबू में नहीं आ रहा है तो तुरंत अस्पताल जाना जरूरी है। अस्पताल में मुख्य रूप से 3 चीजें की जाती हैं। पहला, नसों के जरिए तरल पदार्थ देना, IV फ्लूइड्स, ताकि डिहाइड्रेशन ठीक हो और खून का बहाव सुधरे। दूसरा, आराम। और तीसरा, असरदार दर्द निवारक दवाएं देना। कौन सी दवाएं? गंभीर दर्द के लिए अक्सर ओपियोइड्स जैसे मॉर्फिन या उसके जैसे अन्य दवाओं की जरूरत पड़ती है। ये दवाएं सीधे नस में या त्वचा के नीचे इंजेक्शन से दी जाती हैं, ताकि जल्दी असर करे। मॉर्फिन, क्या इसकी आदत पड़ने का डर नहीं होता? ये एक चिंता का विषय रहता है, लेकिन तीव्र दर्द के संकट के दौरान ये दवाएं बहुत जरूरी होती हैं। डॉक्टरों की निगरानी में सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आदत पड़ने का जोखिम कम होता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ स्टडीज बताती हैं कि सिकल सेल के मरीजों में मॉर्फिन का मेटाबॉलिज्म, मतलब शरीर में उसका टूटना, सामान्य लोगों की तुलना में तेज हो सकता है। इसलिए उन्हें दर्द पर काबू पाने के लिए कभी-कभी ज्यादा डोज या ज्यादा बार दवा की जरूरत पड़ सकती है। ये समझना जरूरी है कि उनका दर्द असली और बहुत तीव्र होता है। ये जानना जरूरी है। अच्छा, क्या कोई ऐसी दवा भी है जो इन संकटों को होने से रोकने में मदद करे, मतलब प्रिवेंटिव दवा? हाँ, बिल्कुल है। और ये पिछले कुछ दशकों में सिकल सेल के इलाज में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुई है। उस दवा का नाम है हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया, ये कैसे काम करती है? हाइड्रोक्सी यूरिया कई तरह से काम करती है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण असर यह है कि ये शरीर में फीटल हीमोग्लोबिन HbF का उत्पादन बढ़ाती है। फीटल हीमोग्लोबिन, ये क्या है? HbF वो हीमोग्लोबिन है जो मां के गर्भ में बच्चे में मुख्य रूप से पाया जाता है और जन्म के बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। अच्छी बात यह है कि HbF सामान्य रूप से ऑक्सीजन ले जाता है और ये HbS को आपस में जोड़ने और पॉलीमराइज होने से रोकता है। अच्छा, तो HbF ज्यादा होने से सिकलिंग कम होगी? बिल्कुल। हाइड्रोक्सी यूरिया HbF का स्तर बढ़ाकर सिकलिंग को कम करती है। इससे दर्दनाक संकटों की संख्या और उनकी गंभीरता में काफी कमी आती है। अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत कम पड़ती है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम का खतरा कम होता है। खून चढ़ाने की जरूरत भी कम हो सकती है और लंबी अवधि में ये जीवन प्रत्याशा यानी उम्र को भी बढ़ा सकती है। ये तो बहुत अच्छी दवा लगती है। क्या ये सबको दी जाती है? ये काफी प्रभावी है, लेकिन अभी भी माना जाता है कि इसका उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, खासकर उन जगहों पर जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसे आमतौर पर उन मरीजों को दिया जाता है जिन्हें बार बार साल में 3 या उससे ज्यादा दर्द के संकट आते हैं, या जिन्हें एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हुआ हो या गंभीर अनीमिया हो। इसे बच्चों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके अलावा भी कोई नई दवाएं आई हैं? हाँ, हाल के सालों में कुछ और नई दवाएं भी मंजूर हुई हैं। जैसे एक दवा है L-ग्लूटामाइन, जो कुछ मरीजों में संकटों को कम करने में मदद कर सकती है। एक और दवा है वॉक्सेलोटर, जो सीधे HbS को ऑक्सीजन से बंधने में मदद करती है और सिकलिंग को कम करती है, जिससे अनीमिया सुधरता है। क्रिजानालिज़ुमैब नाम की एक और दवा है जो नसों में दी जाती है और वाजो ऑक्लूसिव संकटों को कम करने में मदद करती है। ये नई दवाएं इलाज के विकल्पों को बढ़ा रही हैं, हालांकि ये काफी महंगी हो सकती हैं। और खून चढ़ाना यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो कब जरूरी होता है? और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी इलाज का एक अहम हिस्सा है, खासकर कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे कि बहुत गंभीर एनीमिया होने पर या एप्लास्टिक संकट में या स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन में जान बचाने के लिए। सर्जरी से पहले भी दिया जाता है। स्ट्रोक को रोकने या उसके इलाज के लिए भी नियमित ट्रांसफ्यूजन, क्रॉनिक ट्रांसफ्यूजन थेरेपी किया जाता है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम के गंभीर मामलों में भी इसकी जरूरत पड़ती है। ट्रांसफ्यूजन से शरीर में सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और HbS का प्रतिशत कम हो जाता है। और आखिर में जीन थेरेपी, आपने इसका जिक्र किया था। क्या ये वाकई भविष्य का इलाज बन सकती है? इसमें क्या हो रहा है? जीन थेरेपी निश्चित रूप से इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाली तरक्की है। इसका लक्ष्य है बीमारी को जेनेटिक स्तर पर ही ठीक करना। ये कैसे किया जाता है? इसमें कई अलग अलग तरीके आजमाए जा रहे हैं। एक मुख्य तरीका यह है कि मरीज की अपनी ही बोन मैरो से स्टेम कोशिकाएं निकाली जाती हैं। फिर लैब में उन कोशिकाओं के अंदर के जीन को ठीक किया जाता है। या तो खराब बीटा ग्लोबिन जीन को सही किया जाता है या फिर गामा ग्लोबिन जीन को सक्रिय किया जाता है, ताकि वो ज्यादा फीटल हीमोग्लोबिन HbF बनाएं। अच्छा, कोशिकाओं को लैब में ठीक करके। हाँ, और फिर इन ठीक की हुई कोशिकाओं को वापस मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है, पहले उसकी अपनी बोन मैरो को खत्म करने के बाद, जैसा ट्रांसप्लांट में करते हैं। अगर ये कोशिकाएं ठीक से काम करने लगती हैं तो मरीज का शरीर खुद ही सामान्य या फीटल हीमोग्लोबिन बनाने लगता है और बीमारी के लक्षण खत्म हो जाते हैं। क्या ये सफल हुआ है? शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे काफी उत्साहजनक रहे। कई मरीजों में दर्द के संकट पूरी तरह बंद हो गए हैं और उन्हें ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ रही। हाल ही में 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत में क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक पर आधारित पहली जीन थेरेपी, जिसका नाम कैसगेवी एक्सैगमाइलोटिम सेल है, उसे यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका में सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के इलाज के लिए मंजूरी भी मिल गई है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, ये एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसमें अभी भी कई चुनौतियां हैं। एक तो ये प्रक्रिया बहुत जटिल और महंगी है, लाखों डॉलर का खर्च आ सकता है। दूसरे, इसके लॉन्ग टर्म असर और सुरक्षा के बारे में अभी और जानकारी चाहिए। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस क्रांतिकारी इलाज को दुनिया भर के उन लाखों मरीजों तक कैसे पहुंचाया जाए जिन्हें इसकी जरूरत है, खासकर कम आय वाले देशों में। हाँ, पहुंच और कीमत हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है। चलिए अब थोड़ा इसके फैलाव और इतिहास पर बात करते हैं। ये बीमारी दुनिया भर में कितनी फैली हुई है? आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, जैसा हमने शुरू में कहा था, ये दुनिया की सबसे आम मोनोजेनिक बीमारियों में से एक है, मतलब जो एक अकेले जीन में खराबी से होती है। अनुमान है कि हर साल दुनिया भर में 3 लाख से ज्यादा बच्चे सिकल सेल अनीमिया के साथ पैदा होते हैं। 3 लाख से ज्यादा हर साल? जी, और इनमें से लगभग 2/3 मामले अकेले उपसहारा अफ्रीका में होते हैं, खासकर नाइजीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जैसे देशों में। भारत में भी इसके बहुत मामले हैं। कुल मिलाकर अनुमान है कि दुनिया भर में लाखों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और शायद 10 करोड़ से ज्यादा लोग इसके वाहक यानी कैरियर वाले हैं। लेकिन इसका वितरण इतना असमान क्यों है? मतलब अफ्रीका जैसे कुछ खास इलाकों में ये इतनी ज्यादा क्यों पाई जाती है? इसका क्या कारण है? इसका एक बहुत ही दिलचस्प विकासवादी यानी एवोल्यूशनरी कारण है, जिसका सीधा संबंध मलेरिया से है। मलेरिया से? वो कैसे? हाँ, सिकल सेल वाला जीन S एलील उन भौगोलिक क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आम है जहां प्लाज्मोडियम फैल्सिपिरम नाम के परजीवी से होने वाला गंभीर मलेरिया या तो बहुत आम है या ऐतिहासिक रूप से रहा है, जैसे कि अफ्रीका, मेडिटेरेनियन क्षेत्र, मध्य पूर्व और भारत के कुछ हिस्से। लेकिन जीन और मलेरिया का क्या कनेक्शन? कनेक्शन ये है कि जिन लोगों में सिकल सेल ट्रेट होता है, यानी जिनके पास एक सामान्य हेमोग्लोबिन जीन A और एक सिकल सेल जीन S होता है, हेट्रोजाइगस ऐसे, वे लोग गंभीर जानलेवा मलेरिया के प्रति काफी हद तक सुरक्षित होते हैं। अच्छा, उन्हें मलेरिया कम होता है? उन्हें मलेरिया हो सकता है, लेकिन उनके गंभीर रूप से बीमार पड़ने या मरने की संभावना काफी कम हो जाती है। लगभग 60 से 80% तक सुरक्षा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी लाल रक्त कोशिकाओं में HbS की मौजूदगी मलेरिया के परजीवी के लिए जीवित रहना और बढ़ना मुश्किल बना देती है। वाह, ये तो कमाल की बात है। हाँ, इसे हेटेरोजाइगोट एडवांटेज का
एक क्लासिक उदाहरण माना जाता है, प्रकृति का एक तरह का संतुलन साधने का तरीका। मलेरिया वाले माहौल में ऐसे होना जिंदा रहने के लिए फायदेमंद था, इसलिए ये एस जिन आबादी